स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर टाइप्स। आइए इसे समझते हैं। अभी हम रेफ्रिजरेशन में काफ़ी खुदाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है। तो जैसे जब भी आप एसी वोसी बोलते हैं तो जनरली क्या बोल रहे हैं आप वेपर कंप्रेशन साइकिल, यानी कि ये सर्किट आप जनरली बोलते हैं जिस सर्किट में चार मेन कंपोनेंट होता है। आपका कंडेंसर, इवेपोरेटर, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व। तो ये समझना बहुत ज़्यादा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्रेसर। तो कुछ भी आप लें, चाहे वो फ्रिज लें, चाहे एसी लें, चाहे वाटर चिलर लें, जनरली आपको यही मिलने वाला है। अब इसके नाम में ही क्लियर है कि ये कैसे काम करता है। वेपर कंप्रेशन यानी वेपर को यानी गैस को कंप्रेस करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं। अब रहा बात कि किस तरह का कंप्रेसर यूज होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। कंप्रेसर बस ऐसे आप हवा में नहीं चूज करेंगे, भैया कंप्रेसर चूज कर लिया ऐसे हो गया, वैसे नहीं चलता है। आपको चूज करना है कि रेफ्रिजरेंट कौन सा है। रेफ्रिजरेंट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम से कम 100। तो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मेरे घर में ही आपको 134A मिल जाएगा फ्रिज में, एक पुराने एसी में R32 मिलेगा, नया एसी जो यहाँ लगा है इसमें आपको मिलेगा R410A। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल सकता है, और हर रेफ्रिजरेंट जो है जनरली कैटेगरी में रहता है। कोशिश किया जाता है कि एक दो रेफ्रिजरेंट एक ही जैसा कंप्रेसर में चल सके, लेकिन जनरली आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट बहुत कंप्रेशन मांगते हैं, कुछ कुछ अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन आप दे देते हैं तो वो टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर देगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए फ्रिज में आप गलत डाल दिए गैस, जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ तो फायदा होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपका नॉर्मल सेक्शन है वो भी बर्फ बन जाएगा, जो है पूरी तरह से ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बर्फ से सील हो जाएगा। तो इसीलिए सेंस मतलब डिसाइड किया जाता है, ऐसा नहीं कि बस लॉल, डिसाइड किया जाता है कि आपका वर्किंग फ्लूइड क्या है। और इसमें सबसे गंदा फ्लूइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसका पीएसआई बहुत ज़्यादा है, 1200 पीएसआई चाहिए होता है उसको, बहुत ज़्यादा। उसके लिए इस तरह का इंडस्ट्रियल बम बम कंप्रेसर चाहिए होता है। वो तो किसी और कंप्रेसर में आप डालने की कोशिश किया उड़ जाएगा, सीधा उड़ जाएगा, पाइप भी उड़ जाएंगे, नहीं उतना लोड बर्दाश्त कर सकता। तो ये समझना बहुत जरूरी है, वर्किंग फ्लूइड क्या है उसके हिसाब से करेंगे। आप मान लो एक छोटा सा आइस मेकर बनाना चाहते हैं जो लोग पिकनिक उकने में यूज़ करें, ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप रेफ्रिजरेंट चूज करो जो कम प्रेशर डेल्टा पे काम करे, यानी कि इनलेट और आउटलेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मांगे तो ही वो कम पे चलेगा। वहीं पे हो सकता है कि सर ये बड़ा लोड है, बम बम चलना चाहिए, तो आप ज़्यादा मांग सकते हो, डिपेंड करता है। और कंप्रेसर ये समझिए, कंप्रेसर को वर्किंग फ्लूइड जब आप चून कर लेते हो उसके बाद उसका जो हेड प्रेशर चाहिए, यानी कि कंप्रेसर से जो आउटपुट निकल रहा है वो डिसाइड किया जाएगा कि उसमें इतना बार प्रेशर हो या इतना पीएसआई हो या इतना पास्कल हो। हाँ, 3 ठो यूनिट है, मत पूछिए क्यों 3 ठो यूनिट है। सबसे आसान यूनिट है बार में समझना, क्या है कि एक बार का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर, उसके बाद 10 बार का मतलब है एटमॉस्फेयर को लीजिए उससे 10 गुना कर दीजिए। तो नंबर छोटा रहता है इसलिए वो काफ़ी आसान रहता है। तो आपका जो सीएनजी सिलेंडर्स रहते हैं जो गाड़ी समय, वो 300 बार्स तक रहता है। जो हाइड्रोजन सिलेंडर्स लगेंगे वो 600 बार तक रहता है, इसलिए वो हाइड्रोजन गाड़ी इतना महंगा रहता है। टैंक ही बहुत महंगा आता है। कंप्रेसर में वही समझिए, हम लोग के पास बहुत ऑप्शन है बहुत चीज़ करने का, लेकिन बात रही अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेसर एनर्जी खाने लगता है तो सेंस बनता है कि सर ठीक है आपका कूलिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या आप वैसी जगह पे हैं जहाँ उतना कूलिंग का फायदा है, नहीं है। तो कोशिश ऐसा किया जाता है जिसका इनलेट और आउटलेट में बहुत अंतर ना हो, क्योंकि वही कंप्रेशन रेशियो एक फिजिकल चीज़ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनलेट 100 ये मतलब 0 पीएसआई कर दो, आउटलेट 1000 कर दो। अगर वैसा करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा बिजली खाएगा और बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए पूरा खेला कंप्रेसर पे होता है। तो ये तो कोर रूल हो गया, रूल नंबर 1 है। आपको ये पूरा साइकिल में इनलेट और आउटलेट का मैनेज करना है। रेफ्रिजरेंट जो चूज़ किए हैं उसके हिसाब से आपका हेड प्रेशर डिसाइड होगा, और उस मिक्स मैच नहीं कर सकते कि सर मेरा मान लीजिए R134A का है तो उसका लिस्ट में दिया रहेगा। जो भी कंप्रेसर कंपनी बनाती है बता देगी कि उसका ये है, इसमें ये डाल सकते हो। और दूसरा ये भी समझिए कि बहुत सारा रेफ्रिजरेंट हर ऑयल के साथ नहीं काम करता। जो आपका कंप्रेसर इसमें जो ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल, अगर वो सही से काम नहीं किया डिग्रेड कर सकता है, आग पकड़ सकता है, फूट सकता है। इसीलिए सावधानी बरतना पड़ता है। तो बात करते हैं ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब कंप्रेसर तो वो साइंटिफिक लेवल पे हो गया, ठीक है भैया, उसको खींचना है, पंप करके डाल देना है। यहाँ पे समझिए सबसे बड़ा तरीका, क्योंकि आप बहुत प्रेशर का बात कर रहे हैं, लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझिए ऑलमोस्ट ऊट पटांग जगह पहुंच गए हैं। सबसे पहले जब मतलब समझिए लेट 1950s के आसपास में जब हम लोग रेफ्रिजरेशन चल रहा था, बहुत सारे टॉक्सिक गैस यूज़ कर, लेकिन वो सब एनवायरनमेंट के लिए सेफ था। जैसे कि अमोनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है, आग लग सकता है, हमें पॉइजनस कर सकता है, लेकिन एटमॉस्फेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमोनिया इज लाइक हु केयर्स। सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन मेजॉरिटी में यही दिक्कत होता था, काम बहुत बढ़िया करता था,
लेकिन आग पकड़ता था। काम बहुत बढ़िया करता था, टॉक्सिक बहुत होता था। वो सबको हटा के हम लोग सीएफसी और एचएफसी में घुस गए। प्रॉब्लम ये है कि ये आग नहीं पकड़ता है, और मतलब आग लगा देंगे तो लग जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब लीक की आग लग गया वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रोपेन ब्यूटेन यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में। हम बोलेंगे प्रोटेन ब्यूटेन सुना-सुना लग रहा है, एलपीजी सिलेंडर में वही होता है। तो वही बोल रहे हैं, हम लोग आग के साथ बहुत खेले हैं, अभी भी किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्शन में। लेकिन दिक्कत वही होता है घूम फिर के कि अगर ऐसा चीज़ चाहिए जो लीक करने में घर में आग ना लगा दे, तो लोग दूसरी चीज़ में कूदे। और जहाँ वहाँ पे कूदे तो बात हो गया कि ठीक है, अब आप एटमॉस्फेयर को पॉइजन कर दे रहे हो, हमें नहीं दिक्कत हो रहा है लेकिन ओजोन लेयर में छेद हो जा रहा है। तो ये बैलेंस करने का हिसाब यही है कि लीक कम से कम रखो। पुराने सिस्टम्स बहुत लीक करते, मतलब उनका रिफिलिंग ऑलमोस्ट एनुअली होता था, मतलब 1950s की बात करें, मतलब गाड़ी खुली है, हाँ भैया रिफिल करो, हाँ भैया रिफिल करो। बहुत टाइम लगा, मतलब समझिए 1980s तक लगा, तब जाके ऐसा रेफ्रिजरेटर आया जो हाँ ये चार्ज कर दिए, 10 साल तक ये चार्ज होल्ड करेगा, उसे गैस को चार्ज कहते हैं। तो लीक एकदम नहीं होना चाहिए। तो लीक करने का सबसे गंदा जगह कहाँ है? कंप्रेसर। क्यों? कंप्रेसर में एक तरफ में इनलेट है, दूसरी साइड में आउटलेट है। तो पुराना डिजाइन ये होता था जैसे आपको गाड़ी में होता है कि पुल्ली बाहर है और एक चेंबर है, उस चेंबर के अंदर कंप्रेशन है। प्रॉब्लम है कि आप एक पुल्ली निकाल दियो, यानी एक डंडा है जो चेंबर ब्रीच कर रहा है। आप कितना भी अच्छा सील यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि सील आप बहुत टाइट कर दोगे, भैया गैस एक भी लीक नहीं करो, ठीक है आप कर दिए, हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा खाने लगेगा। तो इसीलिए ये नहीं उतना अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए आपका गाड़ी में रेफ्रिजरेंट्स जनरली बहुत लंबा नहीं चलता है। किसी भी सर्विस सेंटर में जाइए, आधा से ज़्यादा लोगों का यही शिकायत रहता है, सर एसी उतना अच्छा नहीं काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से हर्मेटिकली सील कर देते हैं, यानी कि हर चीज़ सिवाय बिजली वायरिंग और रेफ्रिजरेंट लाइन को छोड़ के सब चीज़ अंदर है। इसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें गैस लीक नहीं होता इसमें। और चूंकि कॉपर आप ब्रेस कर देते हो, पूरा एक 1 यूनिट रहता है, मतलब लीक करेगा बहुत धीरे धीरे, वो थोड़ा सा गैस डिफ्यूज करता है। और ठंडा गर्म कर रहे हो तो मेटल क्रैक करता है, तो धीरे धीरे लीक कर ही जाएगा। लेकिन वो 10 साल 15 साल या कुछ कुछ इसमें 25 साल तक खींच सकता है। तो हम लोग का मेन टारगेट वही रहता है, ऐसा कंप्रेसर ना जो पूरी तरह सील रहे। फिर दूसरा हो गया इन बिल्ट तरीका होना चाहिए ऑयल सीलिंग का। सील है, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसे लुब्रिकेट कैसे करेंगे? तो ये सारे में ऑयल संप का सिस्टम रहता है कि यहाँ जैसे इतना नीचे पानी ऑयल भरा रहेगा, इसमें यहाँ पे ऑयल भरा रहेगा, तो भैया चलेगा कैसे? तो उसमें एक पंप रहता है। बोलेंगे पंप कहाँ है इसमें? वो जो स्पिंडल देख रहे हैं, यानी जो डंडी है, वो डंडी में ऐसा ग्रूव किया गया है कि जब वो घूमेगा, ऑयल खींचने लगेगा नीचे से, ऊपर फेंकने लगेगा। कहाँ फेंकेगा वो डिपेंड करता है, डिजाइन के टाइम में बनाया जाएगा। सर जैसे मान लीजिए इसका पिस्टन यहाँ पे, वो वहाँ पे ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फेंकेगा, उसको ऐसा डिजाइन किया जाएगा वहाँ फेंके। इसमें जैसे स्क्रोल है, ऊपर में वहाँ पे टिप करेगा और फ्रिक्शन से ही वो धीरे धीरे, सेंट्रीफ्यूगल फ्रिक्शन से ही वो फैल जाएगा। ऐसे करके डिजाइन करना पड़ता है। तो ऑयल अंदर से सर्कुलेट हो, मतलब आपको बाहर से ऑयल नहीं डालना है, बाहर से ऑयल पंप नहीं चलाना है, सब चीज अंदर में रहे। दूसरा, मोटर ठंडा कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फ्रिज का बात करें, फ्रिज बहुत ज़्यादा बिजली नहीं खाता, 500 वाट जब वो चलता रहता है तो आधा घंटा 1 घंटा तक खाएगा। लेकिन आप एसी का बात करें तो किलो वाट में, जैसे मेरा ये है, मैक्सिमम जा सकता है 1.5 किलो वाट, मतलब अति बम बम लोड खा सकता है, वो कुछ घंटे तक चल सकता है। तो उतना में वेस्ट हीट भी, मान लीजिए अगर ये मोटर 90% भी इफिशिएंट है, 10% भी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। 100-150 वाट का आपका हीट निकल रहा है जस्ट एज ए कंटिन्यूसली, कैसे मैनेज किया है? इसमें जनरली फ़ायदा ये उठाया जाता है कि रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है वो कूलिंग मीडियम है और वो वहाँ से चला जाएगा, तो इनलेट में आप मोटर के थ्रू ले जाते हो, यानी कि स्टेटर और रोटर को गर्मी जो है वो रेफ्रिजरेंट में डंप होता है। रेफ्रिजरेंट जब बाहर कंप्रेस करके भेजा जाता है, कंडेंसर में वो गर्मी बाहर निकाल देता है। इसीलिए ये सब टिक पाते हैं। इसीलिए आपको जनरली फैन उन नहीं देना पड़ता है इसको ठंडा कर, अगर सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन है। सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन नहीं है या ऑयल कम हो गया है तो ही ये गर्म होगा। अगर ये गर्म हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो वही समझिए, ये रेफ्रिजरेंट में ही ये गर्मी डंप कर देता है। और ये समझिए इसका सर्विस लाइफ लंबा होना चाहिए। जनरली आप लोग को लीकेज से प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सब में जनरली दिक्कत नहीं होता है। अब रहा बात है इंडिया में क्यों इतना दिक्कत होता है? इंडिया में दिक्कत होता है कि हमारी बिजली अच्छी नहीं है, तो ये सब जो एनामल कोटिंग है वो टिक नहीं पाता है। कभी हमारे यहाँ 350 वोल्ट आ जाता है, कभी जगह एक फेज त्याग देता है अपने आप को, फिर 2 फेज में बिजली आता है। 400 वोल्ट आया है बाय द वे मेरे घर में एक लाइन में। तो समझ में वो सब होने पर एनामल बोले भैया ये क्या कर रहे हो, अगर चलते टाइम में आ गया हो जाएगा। तो बिजली अगर खराब दे रहे हैं तो कोई भी नहीं करेगा। आप बस ये बनाओगे इन्वर्टर, एसी अगर लगा हुआ है या इन्वर्टर ये लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, इन्वर्टर बोर्ड जो है वो उड़ जाए, ना कि मोटर उड़े। बोर्ड बदलना उतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन पूरा ये कंप्रेसर यूनिट बदलना पड़ेगा तो महंगा लगेगा। तो ये सब हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा हाथी है वो है रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। ये आप लोग देखे होंगे हर जगह काला डब्बा दिखता है, तो ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये बहुत सस्ता होता है।
आप और हमारे लिए नहीं, बात एकदम क्लियर। आप बोले मार्केट में तो 5,000 का मिल रहा है या 3,500 का मिल रहा है, आप और हम 1-2 पीस खरीदेंगे। अगर इसको आप जाके किसी कंपनी जैसे डैनफॉस हो जाए, सैमसंग हो जाए, सैमसंग तो नहीं बनाता होगा मोस्ट लाइकली, डैनफॉस या जो जैसे कोर कंपनी जो बनाती है, ओईएम जिसे हम लोग कहते हैं, उनके पास जाइए, ऑर्डर दीजिए 1000 पीस का, 10,000 पीस का, दाम बहुत कम आएगा। तो कंपनीज वही कोशिश करें, जैसे फ्रिज आपको 15,000 में बेचा जा रहा है या 20,000 में बेचा जा रहा है, तो कंपनी बहुत हुआ तो 4,500 लगाएगा उसको बनाने में, उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कम दाम में क्या करें, कम दाम में ये अट जाता है, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये कम दाम में अटता है। दूसरा, ये भरोसेमंद होता है, यानी कि आप लोग के पास आराम से एक्सपीरियंस होता है, भैया हमारे पास तो जो फ्रिज है 15 साल से चल रहा है। मतलब फ्रिज हम लोग उतना सोचते नहीं है फ्रिज के बारे में, क्योंकि चलता है, लंबा चलता है। फ्रिज में जैसे मतलब इसका कंप्रेसर का एक स्मार्ट आइडिया है कि जो बर्फ़ पिघलाते हैं, डिफ्रॉस्ट करते हैं, वो मतलब उसका हमेशा पाइप ऐसा दिया जाता है कि वो कंप्रेसर के ऊपर डाल दे। कंप्रेसर में एक टोपी लगाया जाता है, टोपी के ऊपर पानी डाल देते हैं। क्यों? जब कंप्रेसर गर्म होगा, टोपी से पानी भाप बन के उड़ते जाएगा, चिल मारते जाएगा, चिल। मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत टाइम टेस्टेड है, चलता है। अब इसमें पुराने सिस्टम में हम लोग इसे सिर्फ ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर सकते थे, यानी कि ऑन या ऑफ। अब वीएफडी आप लगा सकते हैं या इन्वर्टर बोर्ड लगा सकते हैं, उससे आप आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर दूँ, अगर आप मान लीजिए कोई पुराना फ्रिज आपको मिलता है, आप उसको खोल लेते हो, बोलते हैं यार यार मैं इसमें वीएफडी बोर्ड लगा देता हूँ, चलेगा। फिजिकली आप कर सकते हो, कुछ मना नहीं कर रहा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो मोटर का स्पिंडल है वो नहीं बनाया गया है सही से, तो ऑयल नहीं खींच पाएगा। यानी मान लीजिए उसको बनाया गया कि 1500 आरपीएम पे चलने का है, ठीक है? तो जो इंजीनियर डिज़ाइन किया होगा स्पिंडल पंप को, वो बनाया होगा कि भैया 1500 आरपीएम पे हम आपका ऑयल सम्प से ऊपर छिड़क देंगे, आपका टेंशन नहीं रहना है। और वो हर टाइम होता रहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर टाइम वो होता रहता है। लेकिन अब कैसा करते हैं ना, हम आरपीएम घटा देते हैं, 700 कर देते हैं, कम लोड कर देते हैं। काम करेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑयल घट जाएगा। ऑयल या तो पंप ही नहीं कर पाएगा, या तो जितना चाहिए उतना नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो इन्वर्टर के लिए रहता है, वो कंप्रेसर भी अलग रहता है। खासतौर पे उसका जो स्पिंडल शाफ्ट रहता है, यानी कि रोटर को जिस शाफ्ट से डाला जाता है, वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि कम आरपीएम पे भी वो पुल कर सके जितना रिक्वायरमेंट है। क्योंकि तेल का जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना ही रहने वाला है, कि भैया मान लीजिए अगर उसको 4 मिलीलीटर सर्कुलेट करना है, तो 4 मिलीलीटर करना है, फ़र्क नहीं पड़ता लोड कम हो या ज़्यादा हो। तो वो थोड़ा सोचना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। अगर वो सब सावधानी नहीं बरतेंगे तो जल जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, इसमें फ्रिक्शन पॉइंट बहुत होता है। तो ये काम करता है, भरोसेमंद होता है, आजकल तो वीएफडी भी मिल जाता है, लेकिन ये लार्ज लोड के लिए नहीं बना है। फ्रिज आपको देखने में बड़ा लगता है नहीं वो। फ्रिज का काम है, आप जैसे ही उसको बंद करते हो एक छोटा चेंबर बन जाता है, उसमें से उसके पहले वो नमी निकाल देता है, इसीलिए देखिए हमेशा साइड में बर्फ बन जाता है, और उसके बाद वो गर्मी धीरे 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 करके निकालता है। तो वो धीरे धीरे करके कितना वाट निकाल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हुआ तो 1 किलोवाट, बहुत ज़्यादा वो नहीं निकालता, और प्लस कुछ देर के लिए निकालता है, मतलब पुल किया निकाल दिया, पुल किया निकाल दिया। और ये आप लोग को थोड़ा सदमा लग सकता है कि जितने भी नए इन्वर्टर वाले हैं, सब में नहीं, लेकिन कुछ वाले में ये ऑप्शन दिया है कि ये बंद ही नहीं होगा कभी। तो काफ़ी लोग जो शिकायत करते हैं, आप अमेज़न में देखो या फ्लिपकार्ट में देखो, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं इन्वर्टर वाला, इसका कंप्रेसर हर टाइम चलता रहता है। वो बनाया गया है वैसा, क्यों? क्योंकि कंप्रेसर का लाइफ जो है, सबसे ज़्यादा लाइफ उससे क्यों खराब होता है? ऑन ऑफ होने में। ऑन ऑफ करने में ही बेचारे की जान जाती है। चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं है, उसके लिए वो बना है, वो कर लेगा। लेकिन जब भी आप बंद करते हैं, धीरे धीरे उसका सारा ऑयल नीचे आने लगता है। ऑयल पूरी तरह, मतलब जो शाफ्ट है पूरी तरह से लुब्रिकेटेड था, वो धीरे धीरे सूख गया, क्योंकि सारा ऑयल नीचे आ गया। अब फिर स्टार्ट करता है, फिर वो पहले सूखा में रगड़ता है, धीरे धीरे ऑयल पुल करता है, फिर डालता है, फिर करता है, फिर से आप बंद करते हो, तो वो घिसाई बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करोगे, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बिजली भी ज़्यादा खाएगा, शॉक भी ज़्यादा देगा। शॉक ऐसे मतलब लाइक इलेक्ट्रिकल सर्ज। तो बहुत जगह पे अब कोशिश किया जा रहा है, ये इसको ऐसा कर दो कि इतना लो पावर तक कर दें कि बंद ना करना पड़े, कि चलता रहे। और उससे दूसरा एक फायदा था, रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा रहता है। यानी कि आप फ्रिज खोले, और बच्चे लोग आजकल बहुत इम्पेशेंट होते हैं, दूध उबाल के धड़ाक से डाल देते हैं, उबलता दूध। पुराने टाइम में फ्रिज बहुत गर्म हो जाता था उस टाइम में। ये सब अगर जो कंटिन्यूअस वाला है, तुरंत भैया टेम्परेचर बढ़ा, भर्र, तुरंत तुरंत उसको ठंडा करने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सावधान रहे, सतर्क है, चौंकिएगा मत कि अरे भैया इस मतलब कभी कंप्रेसर ही नहीं बंद होता। इन्वर्टर वाले में बहुत कम में, सब में ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत में है कि वो नहीं बंद करेगा। हाई फ्रिक्शन सरफेस एरिया, ये इसका कमी है, इसीलिए इसे हम लोग बड़ा नहीं करते, क्योंकि वो है कैसे, समझ रहे हैं आप, पिस्टन कर रहे हो तो पूरा जो बोर है उसमें घिसाई हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है। कूलिंग जितना देता है उतने हिसाब से उतना मतलब इफिशिएंसी रेशियो नहीं है, इसीलिए छोटे के लिए बढ़िया है, बड़े में हम इसे लोग नहीं छूते। तो ये हो गया रेसिप्रोकेटिंग, यहाँ से गाड़ी आपकी खुली। अब आते हैं रोटरी। तो रोटरी समझिए महंगा बहुत होता है, मतलब अगर वो 3-4 हज़ार में आपको वो मिल रहा है, तो ये 5 से 8 तक जा सकता है। लेकिन ये वाइब्रेशन और साउंड कम क्रिएट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस जो आप देख रहे हैं वो क्या है, एक रोटर है, एक पूरा चूंकि मोटर बम बम रहता है, तो साइज के हिसाब से आप देखेंगे कितना लीटर का मतलब ये कंप्रेसर का साइज टोटल यूनिट है, और कितना वो कंप्रेशन कर पाता है, वो एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है इसका, क्योंकि ये साइज बहुत अच्छा है। प्लस चूंकि रोटर पूरी तरह से बाहर से टच कर रहा है, वो हीट पैसिवली भी डंप कर पाता है।
और जो मेन कंप्रेशन एरिया है वो ये है। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप देख रहे हैं काफ़ी छोटा सी चीज़ है, बस ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूम रहा है, तो हीट, ये फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और साउंड ये सब कम होता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मिड लोड संभाल सकता है, यानी फ्रिज का कंप्रेसर ही है। ये कंटीन्यूअस कंप्रेसर है, यानी कि ये आप लगा सकते हैं सिस्टम में जो एक्चुअली 24 घंटा काम कर रहा है। ये आपके एसी में दिन-रात, सुबह-शाम चल सकता है और ये फूटेगा नहीं। बना है कि भैया हम संभाल लेंगे उतना लोड को, और हैवी लोड तक डाला जाता है। इसमें भी वही सिस्टम है, एसी मोटर है, आराम से आप ये कर सकते हो, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डाल सकते हो या इन्वर्टर ड्राइव डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे वाले में है 2 स्टेप वाला, लिखा रहेगा आपको जो स्टार का है सिग्नेचर, उसमें लिखा रहता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव, यस और नो, 100% और 50% लिखा रहता है। और इसका कंटिन्यूअस लोड को सपोर्ट करता है। इसका सरफेस एरिया कितना वो फ्रिक्शन कर रहा है वो मॉडरेट है, यानी कि अगर रेसिप्रोकेटर में बहुत ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए रोटर घूम रहा है, डिंकिच का कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखिए हर जगह को ये टच कर रहा है, टच में दिक्कत नहीं है, आप किसी को टच करते हैं दिक्कत नहीं है। बेरिंग्स क्यों चल पाता है, क्योंकि वो टच कर रहा है, रोल कर रहा है, वो किसी जगह पे स्लाइड नहीं कर, स्लाइड जहाँ करते हैं वहाँ फ्रिक्शन होता है। पिस्टन में सबसे ज्यादा दिक्कत वही को पूरा तो वो स्लाइड ही कर रहा है, बहुत फ्रिक्शन आता है। यहाँ पे स्लाइड आपका वेन कर रहा है, आप देख रहे हो, ये देखिए जब गोल गोल घूम रहा है तो सील कैसे रखे, तो सील के लिए वेन डाला जाता है, वेन के पीछे बम बम स्प्रिंग रहता है, वो स्प्रिंग फ्रिक्शन डालता है, तभी वो चेंबर, मतलब ये सक्शन चेंबर और कंप्रेशन चेंबर को अलग कर पाता है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत होता है, मतलब इसमें फ्रिक्शन उससे कम है, मतलब रेसिप्रोकल से कम है, लेकिन अभी भी है, और ये फ्रिक्शन कम करना जरूरी है, नहीं तो बहुत एनर्जी आपका फ्रिक्शन में ही जाने लगेगा। तो मॉडरेट होता है। और ये आप देख लीजिए कि कंप्रेसर का एक कमी होता है, वो लिक्विड नहीं संभाल सकता, अगर लिक्विड चला गया यहाँ ये उड़ जाएगा। तो ये डाला जाता है लिक्विड ट्रैप, यानी कि कभी भी रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं हुआ है और आने लगा यानी एज ए लिक्विड, तो यहाँ जाएगा, फंस जाएगा, फिर धीरे बॉयल होकर फिर घुसेगा अंदर से, ये संप के तौर पे इसे ट्रैप कर देता है। यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया आपका रोटरी, ये मतलब थोड़ा बम बम है, वो मतलब छोटा हाथी है, ये भाई जी हैं, पापा, इन्हें पापा समझ लीजिए, ये अच्छे से आप संभाल सकते हो। इसमें भी वही रहता है कि लिखा रहेगा, आप जिस भी कंपनी का ओईएम है उसका देखें, लिखा रहेगा कि इतना आरपीएम से नीचे, इतना आरपीएम से ऊपर मत ले जाइए, तो वीएफडी आप लगा के चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं दादाजी पे। तो दादाजी जो है स्क्रोल कंप्रेसर है। तो स्क्रोल कंप्रेसर बहुत महंगा होता है, यानी कि दर्द होगा इसका दाम देख के। तो स्क्रोल कंप्रेसर के पीछे लोग क्यों भागते हैं? मिनिमल नॉइज, यानी नॉइज और वाइब्रेशन बहुत कम होता है, और इसका लाइफ बहुत लंबा होता है, यानी कि 1990 में जो इंडस्ट्रियल सेटअप में लगाया गया वो अभी तक चल रहा है। बहुत लंबा लाइफ रहता है इसका, अगर थोड़ा सा भी ढंग से मेंटेन किया जा रहा है। इट्स लाइक ब्रो, लोड नहीं लेने का, ब्रो चलता रहेगा। और इसका सबसे बढ़िया फायदा ये मिड लोड, यानी कि 1-2 टन का एसी में शायद ही आपको मिले, लेकिन 3 से जहां ऊपर आप जाने लगे तब आपको ये खुल जाएगा। और उससे हैवी लोड 10 टन, 50 टन वहां तक चला जाता है। ऑब्वियसली एक कंप्रेसर पे नहीं ले जाया जाता, वो स्टूपिड होगा, तो 2-4 कंप्रेसर पैरेलल किया जाता है। लेकिन आप हैवी लोड देखेंगे भैया पूरा बिल्डिंग ठंडा कर रहे हैं, चांसेस 90% यही रहता है कि आपको ये मिलने वाला है, स्क्रोल कंप्रेसर। तो स्क्रोल कंप्रेसर का आरपीएम वो भी वही वीएफडी और इन्वर्टर से करेंगे। इस सब के अंदर मैग्नेट वैग्नेट नहीं डाला जाता, बहुत फचांग पड़ता है, इसीलिए लोग एसी मोटर ही यूज करते हैं। आप वीएफडी से चला सकते हो, जो भी करना कर सकते हो, लेकिन जनरली आपको वही मिलेगा, एसी सिस्टम है, इसीलिए इन्वर्टर ड्राइव और वीएफडी मिलने वाला है आपको उसमें। और इसका कंटिन्यूस लोड कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है, यानी कि आपने चालू कर दिया ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। कुछ कुछ केसेस में कई साल तक चल जाता है, मतलब जब तक महीना के लिए एंड में शट डाउन नहीं किया जाता, नहीं उसको टेंशन नहीं, चलता रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। और इसमें फ्रिक्शन पॉइंट सबसे कम है, क्योंकि देखिए हर जगह ये सिर्फ कांटेक्ट कर रहा है, मतलब छुआ 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 छुआ। आप किसी भी पॉइंट पे अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे वो सर्किल ही बनता है, बस छूता है, छूता है बस। तो क्या इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है? बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है इसका फ्रिक्शन। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिस तरह से ये शाफ्ट बनाया जाता है, मैंने ये वीडियो नीचे दे दिया है, जिस तरह से शाफ्ट बनाया वहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है कि अगर किसी कारण से रेफ्रिजरेंट घुस गया अंदर, तो ये स्प्रिंग जो है थोड़ा दब जाएगा और आपको टेंशन नहीं करना, मतलब आपका कंप्रेसर लिक्विड संभाल सकता है। मतलब लिक्विड कंटिन्यूसली जाएगा, उड़ जाएगा, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा लिक्विड स्प्लॉच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका एक पैसिव सेफ्टी है, क्योंकि शाफ्ट जिस तरह से एक्सेंट्रिक है वहाँ पे आप जगह दे सकते हैं स्प्रिंग का, तो लीफ स्प्रिंग वहाँ डाला जाता है, जैसे थोड़ा सा लिक्विड चल गया दब जाता है, संभाल लेता है, कोई टेंशन नहीं है। तो वही देखिए, आप रोटरी और स्क्रोल में अंतर कैसे जानेंगे? 90% केसेस में स्क्रोल हमेशा ऊपर से निकलता है और रोटरी हमेशा नीचे से। तो रोटरी में पाइप्स हमेशा नीचे जाएंगे, क्योंकि उसका वो जो पिस्टन है वो नीचे रहता है। स्क्रोल में हमेशा वो ऊपर रहता है। मोटर नीचे की तरफ है और रेफ्रिजरेंट सेक्शन, पंप सेक्शन ऊपर है, तो वो स्क्रोल है। मोटर ऊपर की तरफ है और रेफ्रिजरेंट नीचे की तरफ है, तो वो आपका रोलर है वाला है। लोएस्ट फ्रिक्शन मिलता है, सबसे कम सरफेस एरिया। ये सबसे
प्रेफर्ड ऑप्शन है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। और रहा बात कि इसकी एफिशिएंसी इतनी हाई है कि अब जो इलेक्ट्रिक ड्रिवन एसी कंप्रेसर आ रहा है आपके गाड़ी सब में, खासतौर पे जितने बैटरी वाले गाड़ी हैं, सब में इलेक्ट्रिक है, और कुछ-कुछ हेवी अमीर लोगों की जो गाड़ी है जिसमें 2 एसी डाला जाता है, एक फ्रंट के लिए, एक रियर के लिए, बड़ी एसयूवी में, उसमें जो रियर एसी है वो इलेक्ट्रिक ड्रिवन रहता है। इलेक्ट्रिक ड्रिवन एसी में ये यूज़ करते हैं स्क्रोल कंप्रेसर, क्योंकि अगर बिजली कम है कि मतलब आपको सिर्फ 1 किलोवाट में पूरा गाड़ी ठंडा करना है, तो ये सबसे ज़्यादा कूलिंग दे पाता है, क्योंकि ये फ्रिक्शन एरिया बहुत कम है ना। फ्रिक्शन घिसाई में एनर्जी नहीं बर्बाद कर रहा है नहीं कर रहा है। इट्स लाइक भाई आई गॉट दिस, आई गॉट दिस, वो डोल के ही आपका पुश करके निकालता है। और इसमें जो पल्सेशन होता है, कितना झटका पड़ता है, वो भी कम रहता है। फायदा ये होता है कि पल्सेशन अगर आप स्मूथ रखते हो ना, तो पाइप्स जो है लंबा चल पाते हैं, फटीग नहीं होता है। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जनरली माना जाता है। ये इससे भी ऊपर आते हैं परदादा जी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो आप और हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो गया स्क्रोल कंप्रेसर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 3 टाइप का एसी कंप्रेसर्स के बारे में और रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बारे में जो आप लोग यूज़ करते हैं लाइफ में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।